औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। बिफोर डिस्कसिंग अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स आएँ वो आपके पास बवक्त पहुंच सके। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। प्रोटेक्शन मीन हिफाजत करना और कंजर्वेशन मीन उनकी आगे ग्रोथ में इंक्रीज करना। वो एनवायरनमेंट में हम कैसे कर सकते हैं। Industrialization has helped mankind to raise the standard of the living. It has at the same time destroyed our environment. इंडस्ट्रीज ने और मशीनरी ने इंसान की लाइफ को बहुत इजी बना दिया है। जहाँ पे हम घर में एक चीज एक दिन में बनाते थे, वहीं पे अब इंडस्ट्रीज 1000 चीजें एक दिन में एक ही टाइम पे बना रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज ने एनवायरनमेंट के ऊपर भी काफी इफेक्ट किया है। एनवायरनमेंट के ऊपर कैसे इफेक्ट किया है कि इंडस्ट्रीज से निकलता हुआ धुआं, पोल्यूशन वगैरह, ये सारा। तो उसके हम देखते हैं क्या है आगे। नेक्स्ट, tons of industrial waste effluents in the solids, liquid or gas forms are being injected into the environment by the industries. Environment, industrial waste, उसके बाद solids, कचरा वगैरह लिक्विड फॉर्म में हो चाहे वो गैस फॉर्म में हो, धुएं वगैरह इंडस्ट्रीज में जो ऑयल या दूसरे गैस वगैरह जलते हैं उनके धुएं, इन सब चीज़ों ने एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी बुरा असर डाला है। These influents frequently contain the sizable amount of the certain very toxic. अब इन इन्फ्लुएंस में एक काफी हद तक जो चीजें हैं वो टॉक्सिक भी हैं, जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव असर डालती हैं। हैवी मेटल्स लाइक लेड फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स, क्रोमियम फ्रॉम द टैनरीज आर प्लेइंग हैवॉक टू द ह्यूमन हेल्थ। टैनरी इंडस्ट्री क्या होती है? ये जो हमारे पास गाय, भैंस या जानवर, किसी भी जानवर की जो लेदर का काम होता है, यानी कि चमड़े का जो काम होता है, वो टैनरीज इंडस्ट्रीज करती हैं। और वो क्रोमियम जो है, क्रोमियम एक हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदायक केमिकल है, उसको रिलीज करती हैं। इसी तरह से हमारे गाड़ियों वगैरह से इनमें से हैवी मेटल्स की जो पोल्यूशंस होती हैं वो बाहर निकलती है, जो एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव नजरअंदाज करती हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन हैव रीच्ड द अलार्मिंग लेवल इन सम कंट्रीज। और ये पोल्यूशन जो है एनवायरनमेंट की, ये किसी किसी मुल्क में इतनी ज्यादा हो गई है कि अब उस मुल्क के लिए खतरा बन चुकी हैं। यानी कि उस मुल्क की एनवायरमेंट्स के लिए इतनी ये खतरनाक साबित हुई है कि इंसान को उसके बारे में सोचना चाहिए। दिस प्रॉब्लम देयरफॉर नीड टू बी एड्रेस्ड और एल्स इट वुड सून बी आउट ऑफ कंट्रोल, इन विच कॉज द बायो कंपोनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इकोसिस्टम्स वुड सफर द irreparable loss and this environment would no longer support life on this planet. वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा इन चीजों की मिकदार बढ़ गई है कि अगर हमने बहुत जल्द इन पे कंट्रोल ना किया तो इतनी ये इफेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट्स को कि इंसानों के जीना मुश्किल हो जाएगा इस प्लेनेट पे। Biology has helped mankind in attracting the attention to this problem, and biologists are striving to find the solution to the set of environment, right, whatever it has the deteriorated. Biologists have already asked for the treatment of the industrial effluents to make the obligatory several way of bioremediation. ठीक है, बायोरेमिडिएशन किसे कहते हैं? ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। रिमूवल ऑफ डिग्रेडेशन और एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और द टॉक्सिक मटेरियल बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इंडस्ट्रीज को कहा गया है बायोलॉजिस्ट की तरफ से कि आप कंट्रोल करें, लेकिन आप सबको जैसे जानते हैं कि कौन सुनता है यहाँ पे। बायोलॉजिस्ट आर वर्किंग आउट ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन से होते हैं? ऐसे स्पीशीज जिनके खत्म होने का खतरा हो। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पाकिस्तान में देखें तो मारखोर हमारा नेशनल एनिमल है, लेकिन वो इस ठंडे इलाकों में रहता है, जैसे कश्मीर हो गया और उसके बाद नारायण कागान, इस साइड पे वो पाए जाते हैं। लेकिन अब उधर ही पोल्यूशन इतनी हो चुकी है कि उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है।
साफ कोई जगह ही नहीं है, पहाड़ी कोई इलाके ही नहीं है जहाँ पे वो रह सकें, इस तरह वो एंडेंजर्ड हो रहे हैं। तो बायोलॉजिस्ट उन स्पीशीज को बचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। द एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज अ नेशनल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये काफी हद तक फैला हुई है एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है। ओवर रिवर कैनाल्स आर हाईली पोल्यूटेड विद द मिक्सिंग ऑफ द सिटी सेवेज एंड द इंडस्ट्रियल वेस्ट। जाहिर सी बात है, हमारे जो यहाँ पे दरिया है या समंदर है जो, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, जो नदी नालों से जो गंदा पानी आता है या इंडस्ट्रीज से जो गंदा पानी निकल के आता है वो उसमें मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से जो पानी में रहने वाले जानवर हैं जैसा कि फिश वगैरह है तो वो इफेक्ट हो रही होती हैं इसकी वजह से। वी नीड टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। हमारे पाकिस्तान को भी इस कदर खतरा है कि अगर हमने बहुत जल्द इस चीज के ऊपर ओवरकम नहीं किया तो ये हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है और काफी लार्ज हद तक। इन सिटीज पार्टिकुलरली द एग्जॉस्ट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स। सिटीज के अंदर क्या है, हमारे पास ऑटोमोबाइल्स का ये धुआं गाड़ियों से निकलता हुआ, रेफ्रिजरेटर्स से निकलता हुआ, ये हमारे पास जो खतरनाक धुआं, और उसके बाद हॉर्न्स की पोल्यूशन, ये भी पोल्यूशन आ जाती है, बाइक्स का धुआं, उसके बाद दूसरी जो ट्रक्स वगैरह हैं उनका धुआं, ये सारे जो हैं वो ये पोल्यूशन कोज करते हैं और हमारी इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमें जल्दी जल्दी कोशिश करनी होगी। हर इंसान का ये फर्ज है कि वो अपने तौर पर कोशिश करें। आपका और हम सबका फर्ज है कि हम अपने सिटी को क्लीन रखें, अपने घरों को क्लीन रखें, गली मोहल्लों को क्लीन रखें। स्टेप लेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। सो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस एंड में मैं डाल दूंगा वीडियो के। तो अभी हम ये कर लेते हैं। डैश इज द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, डैश इज द स्टडी ऑफ, इसको हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट के इसके साथ क्या रिलेशन है, तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहेंगे। द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक द रिवर, लेक etc is called dash. Freshwater biology. Dash is the branch of biology which deal with the study of social behavior and the communal of life of the human being. Social behavior है तो social biology. In the dash body, only 6 bioelements accounts for the 99% of the total mass. किसकी बॉडी, ह्यूमन की बॉडी। All living things and non-living things are form of the simple unit called the डैश। सिंपल यूनिट एटम है, एटम से मिलकर बने हैं। वेरियस ऑर्गन इन प्लांट्स एंड द वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म डैश। क्या बनाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, इंडिविजुअल बनाते हैं, इंडिविजुअल। अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम टाइम पॉपुलेशन। अ डैश इज द बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद क्या चीज आती है, हाइपोथेसिस। यानी कि हाइपोथेसिस किसके ऊपर बेस करिए, ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ऑब्जर्वेशन होगी तो हाइपोथेसिस बनेगी। सो इसका आंसर है हाइपोथेसिस। A hypothesis is a result of the deductive reasoning or it can be the consequence of the reasoning. किसकी reasoning, conductive reasoning। ठीक है, उसके बाद हमारे पास true false आ जाते हैं। Penicillin was discovered by Edward Jennifer from the fungus Penicillium. Wrong, ये false है। नेक्स्ट है हमारे पास many diseases such as polio, whooping cough, measles, mumps can control by antibiotics। नहीं, viruses कंट्रोल नहीं होती, वो जो बैक्टीरिया होती है वो हमारे पास एंटीबायोटिक्स के जरिए कंट्रोल हो सकती है, वो भी उस टाइम जब वो अर्ली स्टेज में हो। तो ये भी फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपोजर टू द स्मॉल पॉक्स वायरस अलाउज टू बॉडी टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट काउ पॉक्स वायरस। फॉल्स है। स्मॉल पॉक्स क्या है, तो वो स्मॉल पॉक्स की इम्यूनिटी लगेगी, काउ पॉक्स की नहीं लगेगी। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV and is spread through the sexual contact, blood transfusion by the contaminated syringes and the surgical method। जी बिल्कुल, ये हमने प्रिवेंटिव मेजर्स में ये चीज पढ़ी हुई है कि एड्स जो है वो स्प्रेड करता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस से। सो ये ट्रू है। सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप चैप्टर पूरा रीड कीजिएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह आपको फिर से एक्सप्लेन भी कर सकेंगे और आपकी प्रॉब्लम दूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।